ओके स्टूडेंट्स, आज हम अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे, डैट इज़ डिफरेंशियल ज्योमेट्री। अब इसमें एक वर्ड आया है ज्योमेट्री, ये आपने पहले पढ़ा ही है। ज्योमेट्री का मतलब क्या है, जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं, शेप्स को हम स्टडी करते हैं। ट्राइंगल, रेक्टेंगल, इस तरह की हमने स्टडी पहले की है प्रीवियस क्लासेस में। तो व्हाट डू मीन बाय डिफरेंशियल ज्योमेट्री? डिफरेंशियल ज्योमेट्री में हम ज्योमेट्री को ही स्टडी करने जा रहे हैं, बट विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस, यानी कि डेरिवेटिव्स की हेल्प से, टेंजेंट, नॉर्मल, डेरिवेटिव्स, इनको यूज़ करके हम इनको सॉल्व करने जा रहे हैं। अब डिफरेंशियल कैलकुलस में यहाँ पर हम क्या स्टडी करेंगे, ये जो इसके अंदर क्या होती है, कर्व्स होते हैं, स्पेस के अंदर भी और सरफेसेस के अंदर भी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट डू मीन बाय कर्व। कर्व इन 2 डायमेंशन, आपके पास 2D है, ठीक है। तो ये जो इक्वेशंस हैं, y = mx + c, x² + y² = r², y² = 4ax। अब अगर आप 2D लेते हो, ठीक है, तो आपने x और y हैं, आप x की वैल्यूज डालेंगे, y की आपको वैल्यू मिलेगी। तो y = mx + c, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एक लाइन मिलेगी। x² + y² = r², यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ से हमें एक सर्कल मिलेगा, यहाँ नहीं ड्रॉ रहा, यहाँ ड्रॉ कर लेती हूँ। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एक के सर्कल मिलेगा, और y² = 4ax, यहाँ से हमें कोई क्या मिलेगा, पैराबोला। तो ये जो हमने वैल्यूज पुट करने पर हमें ये जो कर्व मिला, ठीक है, जैसे जैसे पॉइंट मूव किया, ये जो मिली हमें शेप, तो ये क्या बना हमारा कर्व। तो ये क्या कहेंगे हम, कर्व इन ए प्लेन। अब अगर हम ऐसे ही 3D में आते हैं, हम ये था 2D में, 3D में आते हैं, यानी कि हमारे पास अब यहाँ पर कितनी डायमेंशंस हैं, 3 डायमेंशंस हैं, x, y, z। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम x एक्सिस को स्टडी करते हैं। अब अगर हमने यहाँ पर x एक्सिस को लिया, तो x एक्सिस पर क्या आ गया, y = 0 एंड z = 0, y = 0 एंड z = 0। अगर हम अब नाउ दिस इज ये तो हमने एक पर्टिकुलर x एक्सिस लिया है, किसी और पॉइंट के लिए हमें डिफरेंट मिलेगा। तो यानी कि अगर हम इस रिलेशन को रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे लिखेंगे, आप इसको कैसे लिख सकते हो, फंक्शन ऑफ x, y, z = सम कांस्टेंट c1। सिमिलरली फॉर दिस साइड x, y, z = c2, यानी कि 3D के अंदर कोई भी जो पॉइंट है वो किस तरह से मिलेगा, c = द पॉइंट, ये जो इसके अंदर 3 ट्रिपलेट्स, 3 वैल्यूज हैं, x, y, z विद द, या इसको क्या कहेंगे, इसका मतलब जो पॉइंट्स हैं वो लाई करेंगे दोनों सरफेसेस के ऊपर, या ये भी कह सकते हैं इंटरसेक्शन ऑफ 2 सरफेसेस, phi = c1 and psi = c2. Again, there is another definition of curve in space in 3D. So a curve in space is defined as the locus of a point, यानी कि पॉइंट जो जैसे जैसे पॉइंट मूव करेगा वहाँ से जो लोकस बनेगा, whose Cartesian coordinates are the function of a single variable t। हम इस तरह से पैरामीट्रिक फॉर्म में भी अपनी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब जैसे मान लीजिए x है वो t का फंक्शन है, y भी t का फंक्शन है, z भी t का फंक्शन है, तो इस तरह से हम कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर हम क्या कहें कि पोजीशन वेक्टर की अगर इस फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना चाहो, सो इफ r इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट रिलेटेड टू अ फिक्स्ड ओरिजिन, देन r कैन बी रिटन एज xi + yj + zk। अब x क्या है, फंक्शन ऑफ t, y क्या है, फंक्शन ऑफ t, z क्या है, फंक्शन ऑफ t। तो ये तीनों t के फंक्शन है, तो r भी किसका फंक्शन हो जाएगा, t का हो जाएगा। यानी कि जैसे जैसे आप t की वैल्यूज यहाँ पर पुट करोगे, जैसे जैसे हम t की यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, जो भी हमें रिलेशन दे रखा है, हमें x, y, z तीनों पॉइंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। एंड दिस इज द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द स्पेस कर्व। So we can also say a curve in space is the locus of a point whose Cartesian coordinates are the function of a single variable t called parameter।
जैसे फॉर एग्जांपल हमें ये क्या दिया हुआ है, एक हमें पैरामीट्रिक इक्वेशन दे रखी है x इक्वल टू टी, वाई इक्वल टू टी स्क्र, जेड इक्वल टू टी क्यूब। अगर हम इन दोनों को स्टडी करें तो एक्स स्क्र इक्वल टू वाई, एक्स और वाई में ये रिलेशन है पॉइंट्स के बीच में। अगर हम इन दोनों को स्टडी करें तो क्या मिला, वाई क्यूब इक्वल टू जेड स्क्र। तो ये रिलेशन किस में है, वाई और जेड में। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, एफ टू वाई जेड इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्पेस कर्व है जिसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन किससे मिली है, 1 से मिली है, दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द इंटरसेक्शन ऑफ टू सरफेसेस f1 xy इक्वल टू 0 एंड f2 yz इक्वल टू 0। नाउ अब डिफरेंशियल ज्योमेट्री के अंदर हम 2 ब्रांचेस होती हैं, एक तो है लोकल डिफरेंशियल ज्योमेट्री और एक है ग्लोबल डिफरेंशियल ज्योमेट्री। लोकल डिफरेंशियल ज्योमेट्री में हम क्या स्टडी करने वाले हैं, हम प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे कर्व की और सरफेसेस की इन द नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट। ठीक है, कि जो भी मान लीजिए एक पॉइंट पर जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं किसी भी शेप की, उसके नेबरिंग पॉइंट पर उसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाएगी। और दूसरा है ग्लोबल डिफरेंशियल प्रॉपर्टी, इसमें हम जो आपके पास पूरा का पूरा कर्व बनेगा, यानी कि जब एक पॉइंट पर जो भी प्रॉपर्टी लगी होगी वो पूरे के पूरे कर्व में अगर हम उन प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं तो वो क्या हो जाएगी, आपकी ग्लोबल डिफरेंशियल ज्योमेट्री। नाउ स्मूथ का यहाँ पर जैसे मैंने लिखा फंक्शन क्या होगा, AB2 R3। 2 पॉइंट्स हमने पुट करने हैं और आपको जो फंक्शन मिलेगा वो R3 3 पॉइंट्स में मिलेगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ए स्मूथ कर्व इफ f इज इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स डिफरेंशिएबल, यानी कि फंक्शन को आप इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स अगर डिफरेंशिएट कर सको तो हम उसको क्या बोलते हैं, स्मूथ कर्व। इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं कि फंक्शन का जो एंड टाइम है डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। ये भी कह सकते हैं, अगर हम इसको पैरामीट्रिक की फॉर्म में लिखें तो एफ ऑफ टी यानी कि एक्स टी वाई टी जेड टी, 3 इसमें यहाँ पर x है, y है, z है और तीनों t के फंक्शन हैं। तो अगर f डॉट टी, f डबल डॉट टी और ये सारे एग्जिस्ट करेंगे देन दैट विल बी द स्मूथ कर्व। रेगुलर कर्व, तो हमारे पास जो भी कर्व दिया हुआ है r जो दे रखा है जो कि xi प्लस वाई जे प्लस जेड के है, उसको आप रेगुलर कर्व कहते हैं। अगर जो dr बाई dt आप निकालते हो किसी भी t के लिए पूरे के पूरे डोमेन में, कहीं से भी ले लो, t जहाँ से भी बिलोंग कर रहा है वहाँ पर किसी भी पॉइंट पर dr बाई dt नॉन जीरो अगर है तो वो जो कर्व है वो क्या हो जाएगा, रेगुलर कर्व। और rt का मतलब dx बाई dt, dy बाई dt, dz बाई dt, ये तीनों इकट्ठे जीरो नहीं हो सकते। कोई इसमें एक तो हो सकता है या कोई 2 हो सकते हैं, पर ये तीनों जीरो नहीं हो सकते। तो उस केस में वो कर्व हो जाएगा हमारा रेगुलर कर्व। ठीक है, अब अगर हम कर्व को स्टडी करें, जो हमारा कर्व है वो उसकी शेप पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम क्या है, इसमें एक तो है प्लेन कर्व और एक है ट्विस्टेड कर्व। तो अगर कोई भी कर्व जो हम स्पेस में स्टडी कर रहे हैं वो कंप्लीटली पूरा का पूरा प्लेन में ही लाई कर रहा है, दैट इज नोन एज प्लेन कर्व। और अगर जो आपका जो कर्व जो भी बन रहा है, पॉइंट जैसे जैसे मूव कर रहे हैं वहाँ से जो लोकस बन रहा है और वो जो कर्व है वो कंप्लीटली प्लेन के अंदर लाई नहीं कर रहा, तो वो हमारा प्लेन कर्व नहीं होगा, दैट इज सेड टू बी ट्विस्टेड कर्व, जिसको आप स्क्यू कर्व भी कह सकते हैं। ठीक है, अब हम निकालते हैं कि लाइन की इक्वेशन कैसे निकलती है। तो हम सिंपल इसको शुरू करेंगे, हम 2D से शुरू करते हैं। तो जो हमारे पास अगर मान लीजिए लाइन है, हमें ये कह दिया जाए कि एक लाइन निकालिए, कि पर्टिकुलर लाइन है वो हमें निकालनी है, और हमें क्या कह दिया कि एक पॉइंट है और वहाँ से आपको एक पर्टिकुलर लाइन निकालनी है जो उस पॉइंट में से पास कर रही है। अब इस पॉइंट में से तो इनफाइनाइटली मैंने लाइन पास करेगी, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। एक फिक्स पॉइंट दे दिया जाए तो आप लाइन नहीं निकाल सकते। दूसरा, अगर हमें ये कह दिया जाए कि वो जो लाइन है उसका जो स्लोप है वो यानी कि एक्स एक्सिस के साथ एक पर्टिकुलर एंगल दे दिया जाए,
अब ऐसे तो बहुत सारी लाइन है, मान लीजिए हमें ये एंगल जो दे दिया है वो दे दिया है, लेट अस सपोज दिस इज 120 डिग्री, तो वो लाइन निकालनी है जो एक्स एक्सिस के साथ पर्टिकुलर लाइन 120 डिग्री का एंगल बना रही है। तो देयर आर इन्फिनिटली मैनी लाइंस, तो वो भी पॉसिबल नहीं है, हम लाइंस को नहीं, एक पर्टिकुलर लाइन को इस केस में भी नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर ये कह दिया जाए कि एंगल भी दे दिया जाए और साथ में एक फिक्स पॉइंट भी दे दिया जाए, जैसे एक एंगल भी दे दिया और एक फिक्स पॉइंट भी दे दिया, तो इस तरह की दोनों की कंडीशन को तो केवल एक ही पर्टिकुलर लाइन सेटिस्फाई करेगी, एंड फ्रॉम दिस वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, एंड दिस इज द आवर इक्वेशन ऑफ ए लाइन। दिस लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 विद स्लोप m, वेयर व्हाट इज m, m इक्वल टू टेंजेंट थीटा। इसका मतलब 2D में किसी भी इक्वेशन को, लाइन के इक्वेशन को निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक पॉइंट चाहिए होता है जिसमें से लाइन पास करती है, और दूसरा हमें क्या चाहिए होता है, स्लोप। ठीक है, दोनों चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। इसी तरह से अगर हम अब आते हैं 3D में, अब 3 डायमेंशन यहाँ पर क्या हो गई, स्पेस, तो यहाँ पर भी अगर हमें एक इक्वेशन निकालनी है लाइन की, ठीक है, तो हमें क्या चाहिए होता है, यहाँ पर अगर हमें लाइन की इक्वेशन चाहिए तो लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए अगर हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट दे दिया जाए, इस पॉइंट में से हमारी इन्फिनिटली मैनी लाइन जो हैं वो पास करेंगी, तो हम नहीं निकाल सकते। ठीक है, लेकिन हमें एक पॉइंट दे दिया जाए और साथ ही एक डायरेक्शन दे दी जाए, एक हमें डायरेक्शन दे दी जाए, या डायरेक्शन वेक्टर जिसको भी कह सकते हैं हम, और यानी कि लाइन दे दी और डायरेक्शन दे दी जाए कि इस डायरेक्शन में हमें इस लाइन के पैरेलल एक लाइन निकालनी है इसी डायरेक्शन में जो एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास करती हो, तो ऐसी तो हमें एक ही लाइन मिलेगी। इट मीन्स 3D के अंदर क्या चाहिए होता है, अगर हमें एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो अगर हमें एक पॉइंट पता हो, ठीक है, कि उसमें से लाइन पास कर रही है, और साथ में एक डायरेक्शन वेक्टर पता हो जो क्या करेगा, डायरेक्शन, लाइन की डायरेक्शन को बताएगा, तो हम इक्वेशन लाइन की निकाल सकते हैं। डायरेक्शन की हमें जरूरत नहीं है, ये तो एक वेक्टर था, हमने एरो यहाँ पर नहीं लगाए हुए, जस्ट एक लाइन है। ठीक है, हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, एंड दिस इज द डायरेक्शन वेक्टर। तो अब हमें ये एक पर्टिकुलर पॉइंट दे रखा है x0, y0, z0, और ये दे दिया डायरेक्शन वेक्टर। ये हमने एक दूसरा पॉइंट ले लिया लाइन के ऊपर x, y, z, तो यहाँ पर ये इसको अगर हम PA कहें दैट इज़ पैरेलल टू Q, PA कहें दैट इज़ पैरेलल टू Q। अब ये पैरेलल है तो इसकी लेंथ तो है वो कम या ज़्यादा कितनी भी हो सकती है कंपैरिजन टू Q, तो इसको हमने क्या दिया, PA इक्वल टू T टाइम्स Q। ठीक है, अब अगर हमने PA निकालना है तो कैसे निकलेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ A माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ A को हमने R से रिप्रेजेंट किया, पोजीशन वेक्टर ऑफ P को हमने R0 से रिप्रेजेंट किया, तो ये क्या आ गया, R माइनस R0 इक्वल टू टी क्यू। सो R इक्वल टू R0 प्लस टी क्यू। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इन द वेक्टर फॉर्म इन द केस ऑफ 3D। ठीक है, इसका मतलब आपको क्या क्या यहाँ पर पता है, एक तो हमें R0 पता होना चाहिए, यानी कि जो एक गिवन पॉइंट है जिसमें से लाइन पास कर रही है। दूसरा, एक आपको पैरेलल वेक्टर पता होना चाहिए जहाँ से हमें लाइन को निकालना है। तो ये दोनों तो चीज़ हमारी हो गई फिक्स। अब इसमें अगर फिक्स, ये दोनों तो फिक्स हो गए, तो क्या नहीं फिक्स है, इसमें टी जो है वो फिक्स नहीं है। इसका मतलब डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ टी के लिए, टी की जो आपको अलग अलग वैल्यूज़ मिलेंगी, उसके लिए हमें इस लाइन के अलग अलग पॉइंट्स पता चलेंगे, यानी कि जिन अलग अलग पॉइंट में से ये जो लाइन है वो पास कर रही है। इसका मतलब ये जो इक्वेशन आई ये किसका फंक्शन बन गई, ये जो इक्वेशन है ये हो गई फंक्शन टी का। ठीक है, अब हम अगर इसी को कार्टेशियन फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो कार्टेशियन फॉर्म में अगर हम ये कोऑर्डिनेट हो गए x, y, z, ये कोऑर्डिनेट हो गए x0, y0, z0, तो ये क्या बन गया, x माइनस x0 आई, y माइनस y0 j प्लस के साथ प्लस z माइनस z0 के टी क्यू। क्यू को भी हम रिप्रेजेंट कर देते हैं किसी वेक्टर से, मान लीजिए इसको हम दिखाते हैं ए आई प्लस बी जे प्लस जेड के
तो x माइनस एक्स नॉट इक्वल टू टी ए, वाई माइनस वाई नॉट इक्वल टू टी बी, जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू टी सी। तो ये हमें x की वैल्यू मिली, ये y की मिली, ये z की मिली। ठीक है, यहाँ से आप t निकाल लो, x माइनस एक्स नॉट बाई ए, वाई माइनस वाई नॉट बाई बी, जेड माइनस जेड नॉट अपॉन टी। ये सारी किसकी वैल्यू है? t की। तो दिस इज़ द अनदर फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर ये 3 फॉर्म हमें मिली हैं स्ट्रेट लाइन की। पहला तो ये मिला है वेक्टर फॉर्म में, सेकंड हमें ये मिली है कार्टेशियन फॉर्म में, और ये मिली है हमें कार्टेशियन फॉर्म में, और थर्ड ये जो फॉर्म मिली है इसको हम बोलते हैं कैनोनिकल फॉर्म। तो ये 3 फॉर्म हैं। हम कैसे भी जब लाइन की अगर इक्वेशन निकालनी है कैसे भी हम इसको निकाल सकते हैं। अब हमें निकालनी है इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, अब जब हम स्पेस के अंदर 3D के अंदर जब हम लाइन निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं कि हमें एक पॉइंट पता हो और एक डायरेक्शन पता हो, लेकिन जब हमें एक प्लेन निकालना हो तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है 3D के अंदर। ठीक है, अब अगर हमें एक सिंगल वेक्टर दे दिया जाए जो किसी प्लेन के पैरेलल है, एक सिंगल वेक्टर दे दिया जाए जो किसी प्लेन के पैरेलल है, तो उससे हमें प्लेन की डायरेक्शन का पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर हमें एक वेक्टर दे दिया जाए जो उस प्लेन के परपेंडिकुलर हो तो वहाँ से हम उस प्लेन को निकाल सकते हैं, उसके डायरेक्शन के साथ उसको निकाल सकते हैं। इसका मतलब क्या कहेंगे कि स्पेस के अंदर अगर हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी है तो वो कैसे निकलेगी? आपको एक पॉइंट पता होना चाहिए और एक वेक्टर पता होना चाहिए। एक पॉइंट पता होना चाहिए जो उस प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा है, और एक वेक्टर पता होना चाहिए जिसको हम जनरली हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ परपेंडिकुलर टू दैट प्लेन। तो हम प्लेन की इक्वेशन निकाल सकते हैं, और वो जो परपेंडिकुलर वेक्टर हमें पता चला, जो परपेंडिकुलर वेक्टर हम लेते हैं उसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम कहते हैं नॉर्मल वेक्टर। अब जैसे क्या कहा मैंने, मान लो आपको प्लेन की इक्वेशन निकालनी है और एक पॉइंट पता है, हमें इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो इस पॉइंट में से पास कर रही हो, तो इस पॉइंट में से पास कर रही हो। अब इस पॉइंट में से तो ये भी पास कर रहा है, ये प्लेन भी पास कर रहा है, ये प्लेन भी पास कर रहा है, ये प्लेन भी पास कर रहा है, बहुत सारे प्लेन पास कर रहे हैं। यानी कि अगर आपको एक पॉइंट पता है तो वहाँ से आप प्लेन की इक्वेशन नहीं निकाल सकते। अगर आपको एक लाइन, मान लो लाइन दे दी जाए ऐसे, ये लाइन इस प्लेन में लाई कर रही है, अब ये लाइन तो इस प्लेन में भी लाई कर रही है, इस प्लेन में भी लाई कर रही है, इस प्लेन में भी लाई कर रही है, इस प्लेन में भी, मतलब बहुत सारे प्लेन हैं जिसमें ये लाइन लाई कर रही है। यानी कि अगर आपको एक केवल पॉइंट पता है तो वहाँ से आप प्लेन की इक्वेशन नहीं निकाल सकते। अगर आपको एक लाइन पता है जो कि इस प्लेन में, पर्टिकुलर प्लेन में लाई कर रही है, तो आप उस प्लेन को नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दे दी जाए, मान लो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, अब इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन आपको वेक्टर दे दिया गया जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो उस केस में तो आपको केवल एक ही वेक्टर मिलेगा जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। यानी कि आप एक चीज़ और, केवल परपेंडिकुलर वेक्टर से काम नहीं चलेगा। अब मान लो आपको ये परपेंडिकुलर वेक्टर दे दिया, ये एक वेक्टर है, ये डायरेक्शन दे दी हमें, इसके परपेंडिकुलर तो आपके पास ज़्यादा प्लेन, तब भी आपकी बात नहीं बनेगी। तो एक तो आपको परपेंडिकुलर वेक्टर दे दिया जाए और दूसरा एक आपको फिक्स पॉइंट दे दिया जाए। अगर ये दो चीज़ें आपको पता चल जाएं तो आप प्लेन की इक्वेशन को निकाल सकते हैं। यानी कि प्लेन की इक्वेशन को अगर हमें निकालना है तो हमें क्या पता होना चाहिए? हमें एक पॉइंट पता होना चाहिए। मान लीजिए आपको जैसे यही है, इसी प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, तो हमें एक पॉइंट पता हो और दूसरा एक परपेंडिकुलर वेक्टर पता हो जिसको कि हम नॉर्मल वेक्टर कहते हैं, तो हम इस प्लेन की इक्वेशन को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम इक्वेशन को निकालते हैं। तो लेट अस सपोज ये हमें एक पॉइंट दे रखा है, हमने एक दूसरा पॉइंट मान लिया AXYZ जो कि इसी प्लेन में लाई कर रहा है। यानी कि जो PA वेक्टर है वो इसी प्लेन के अंदर लाई करेगा। ठीक है, अब N जो है वो हमने कौन सा ले लिया? नॉर्मल वेक्टर ले लिया, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया AI प्लस BJ प्लस ZK से, वेयर N वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन और PA भी इस प्लेन के अंदर लाई कर रहा है। अब PA कैसे निकलेगा? PA निकलेगा पोजीशन वेक्टर ऑफ
ए माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ पी, यानी कि आर माइनस आर नॉट। तो आर माइनस आर नॉट वेक्टर क्या हो गया पी ए, एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू एन, सो आर माइनस आर नॉट इज परपेंडिकुलर टू एन, सो मीन्स आर माइनस आर नॉट डॉट एन इक्वल टू 0। अब अगर इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखें तो क्या बनेगा, x माइनस एक्स नॉट आई प्लस वाई माइनस वाई नॉट जे प्लस जेड माइनस जेड नॉट के, ये तो हो गया आर माइनस आर नॉट। इसकी डॉट प्रोडक्ट ली है, इसकी डॉट प्रोडक्ट ली है एन वेक्टर के साथ, ठीक है। तो डॉट वेक्टर ली है इसकी एन के साथ, ए आई प्लस बी जे प्लस जेड के इक्वल टू 0। तो ये कितना आ गया, x माइनस एक्स नॉट ए प्लस वाई माइनस वाई नॉट बी प्लस जेड माइनस जेड नॉट सी इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। क्लियर। तो इसका मतलब इक्वेशन ऑफ द प्लेन आपको कैसी मिली, जब वो हमें क्या मिला, इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट x नॉट वाई नॉट जेड नॉट एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन हैविंग डायरेक्शन रेशियोज a b एंड c। ए और बी सी क्या है, उसके डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है। अब है कर्व इन ए स्पेस। कर्व इन ए स्पेस क्या होता है, कर्व इन ए स्पेस क्या है, व्हाट इज दिस, कर्व इन ए स्पेस क्या है ये, दिस इज द ट्रेस ऑफ द मूविंग पॉइंट। जो आपका पॉइंट मूव कर रहा है उसकी जो ट्रेसिंग आई है तो वो क्या हो गया आपका कर्व इन स्पेस। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसके जो आर से पोजीशन वेक्टर हो गई डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर एक्स टी आई प्लस वाई टी जे प्लस जेड की टी की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए हमें इस कर्व के अलग अलग पॉइंट मिलेंगे। तो ये हमने पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पे ले लिया P, ये क्या हो गया इसका टेंजेंट वेक्टर, ये इसकी है डायरेक्शन ये टेंजेंट वेक्टर की। इसमें आपने ये जरूर ध्यान रखना है कि जो ये हमने जो टेंजेंट वेक्टर लेना है ये हमने इंक्रीजिंग डायरेक्शन में लेना है। इंक्रीजिंग का मतलब कर्व जैसे आपका इंक्रीज करता चला जाएगा, जैसे जैसे मतलब वैल्यू आगे आती, नेक्स्ट पॉइंट लेते रहेंगे वैल्यूज़ आपकी इसकी आर की यहाँ से डालते चले जाएंगे। तो इस डायरेक्शन में लेना है, ना कि इस डायरेक्शन में, डिक्रीजिंग डायरेक्शन में नहीं लेना, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है किसी भी वेक्टर का, उस वेक्टर को आप उसके अगर मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हो तो हमें क्या मिल जाता है, यूनिट वेक्टर। नाउ टेंजेंट टू ए कर्व, क्या होता है टेंजेंट टू ए कर्व, C is a curve and P be any point on this curve C, then tangent at the point P, tangent at the point P is the limiting position of the straight line L through P and a point Q of the curve as Q approaches along C। यानी कि आपने P का जस्ट जो नेबरिंग पॉइंट है आपने उनकी लिमिटिंग पोजीशन लेनी है कि जैसे जैसे ये अगर P पॉइंट है ये Q पॉइंट है, जैसे जैसे Q पॉइंट P पॉइंट को अप्रोच करता चला जाएगा आपको क्या मिल जाएगा, P पॉइंट पर टेंजेंट। नेबरिंग पॉइंट का मतलब है कि जस्ट जैसे मान लीजिए T पर ये आपको P पॉइंट मिला तो T प्लस डेल्टा T पर बिल्कुल इसका नेबरिंग पॉइंट मिलेगा वेयर T इज़ ए वेरी स्मॉल वैल्यू, T इज़ ए वेरी स्मॉल वैल्यू। अब हम निकालते हैं इक्वेशन यूनिट टेंजेंट वेक्टर की। तो लेट अस सपोज हमने ये कर्व, एक कर्व को कंसीडर किया, यहाँ पर P और Q ले लिए दो पॉइंट, ठीक है। P पॉइंट के यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स क्या लिए हैं, हमने इसको R पोजीशन वेक्टर से रिप्रेजेंट किया है और इसके कोऑर्डिनेट क्या आए हैं x y z। Q उसका नेबरिंग पॉइंट है, इसका पोजीशन वेक्टर हमने रिप्रेजेंट किया है R प्लस डेल्टा R से और इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए x प्लस डेल्टा x, y प्लस डेल्टा y, z प्लस डेल्टा z एंड R प्लस डेल्टा R ये क्या हो गए पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन O। P क्या हुई, P क्या हुई इसमें पोजीशन ऑफ द मूविंग पॉइंट एट एनी टाइम t, और क्या Q क्या हुआ पोजीशन ऑफ द मूविंग पॉइंट एट द टाइम t प्लस डेल्टा t, where delta t is a very very small value, approximately not exactly but very nearby to 0, ठीक है। अब OP इसमें क्या है R, O क्या है R प्लस डेल्टा R। अब अगर इसको हम आर्क लेंथ में, आर्क लेंथ की फॉर्म में देखें अगर, तो लेंथ जो है उसको हम अगर ऐसे रिप्रेजेंट करें तो यहाँ से हमने जस्ट पहले कौन से पॉइंट से स्टार्ट किया है, P पॉइंट से। AP इक्वल टू S, देन AQ इक्वल टू स्मॉल लेंथ ही होगी, इंक्रीज जो होगी तो दैट इज S प्लस डेल्टा S।
नाउ पी क्यू, व्हाट डू मीन बाय पी क्यू? पी क्यू क्या होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू क्या है? आर प्लस डेल्टा आर। पोजीशन वेक्टर ऑफ पी क्या है? आर। तो ये आ गया डेल्टा आर। ये मिला आपको वेक्टर कौन सा मिला? पी क्यू। अब हमें क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर निकालना है अलोंग दी कोड पी क्यू। यूनिट वेक्टर अलोंग दी कोड पी क्यू। तो ये क्या होगा? वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। ठीक है, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। अब पी क्यू कितना है? डेल्टा आर, यानी कि डेल्टा आर डिवाइड बाय मॉड ऑफ डेल्टा आर। ठीक है, डेल्टा आर तो क्या है आपका? पी क्यू ही है। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक तो है कोड और एक है आर्क। अगर हम कोड और आर्क, ये आपका ये कर्व जो है वो इस तरह से मूव कर रहा है, अगर हम इसको स्टडी करते हैं तो ये तो होगी आर्क। और अगर हम ये जो लाइन है यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर हम इसको स्टडी करते हैं तो ये हो गई कोड, ये तो हो गई कोड, और ये हो गई आर्क। ठीक है, तो ये कोड कौन सी? ये वाली। ठीक है, वो पहले कौन सी थी? आर्क। तो अब आर्क लेंथ क्या हुई? लेंथ ऑफ, लेंथ होगी एक तरह से आर्क लेंथ, तो लेंथ ऑफ द कर्व जो कि आप फिक्स पॉइंट से मेजर कर रहे हो। तो एट द इनिशियल टाइम टी, ये आप कर्व लेंथ ही हो गई जिसको आप स्टडी कर रहे हो। तो हमने क्या लिया? ए पी को एस ले रखा है, ए क्यू को एस प्लस डेल्टा एस ले रखा है। तो अगर हम आर्क लेंथ की बात करें पी से लेके क्यू तक, तो वो कितनी आ जाएगी? डेल्टा एस। अब जो यूनिट वेक्टर था अलोंग दी कोड पी क्यू, ये कितना आया हुआ है? डेल्टा आर अपॉन वेक्टर डेल्टा आर अपॉन मॉड ऑफ डेल्टा आर। इसको हम अगर एस के फॉर्म में स्टडी करेंगे सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई डेल्टा एस। ठीक है, अब इस डेल्टा एस को यहाँ ले लिया और इसको यहाँ ले लिया, तो डेल्टा आर बाई डेल्टा एस इंटू डेल्टा एस अपॉन ये क्या है हमारा? मोड ऑफ डेल्टा आर क्या है? ये तो कोड है, कोड पी क्यू। और डेल्टा एस क्या है? ये तो आर्क है पी क्यू। तो आर्क पी क्यू, ये आर्क हो गई और ये कोड हो गई, इंटू डेल्टा आर बाई डेल्टा एस। लेकिन जैसे जैसे क्यू पी को अप्रोच करेगा, यहाँ पर जैसे जैसे क्यू पी को अप्रोच करेगा, ये पॉइंट आप उसके पी के पास में लेते चले जाओ। तो जैसे जैसे क्यू पी को अप्रोच करेगा तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है वो जस्ट बिल्कुल इसके नेबर में आ जाएगा, और ये कोड पी क्यू और आर्क पी क्यू ये क्या हो जाएंगे हमारे? ये क्या हो जाएंगे उस केस में? दोनों की जो लिमिटिंग वैल्यू अगर हम लेते हैं उस केस में क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी, दोनों वन को अप्रोच कर जाएंगे। ठीक है, तो यही मैंने लिखा है कि जैसे जैसे क्यू पी को अप्रोच करेगा जो आर्क की लेंथ है वो किसके इक्वल होती चली जाएगी? कोड पी क्यू के इक्वल हो जाएगी। और जो कोड पी क्यू है वो एकदम क्या बन जाएगी? पी पॉइंट पर टेंजेंट। ठीक है, तो हमने क्या ले ली? लिमिटिंग पोजीशन क्यू अप्रोचेस टू पी, उससे ये तो 1 बन गया और ये क्या बन गया? डी आर बाई डी एस। तो यूनिट वेक्टर को हम जनरली इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्शन को, तो ये हो गया टी कैप, जो कि टेंजेंट है तो हमने टी से रिप्रेजेंट कर दिया। टी कैप दिस इज इक्वल टू डी आर बाई डी एस। यहाँ पर जो डेरिवेटिव है अगर एस के रिस्पेक्ट में आता है तो हम उसको आर डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस इज इक्वल टू आर डैश, वेयर आर इज द फंक्शन ऑफ एस। ठीक है, अगर आर टी का फंक्शन हो तो उस केस में डेरिवेटिव को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम ये हमारा टी वेक्टर है, अब अगर हम दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले लें तो क्या आएगा? मॉड ऑफ टी मॉड ऑफ डी आर बाई डी एस। अब ये तो यूनिट वेक्टर है तो ये तो 1 आएगा, मॉड ऑफ डी आर बाई डी एस। अब मॉड ऑफ डी आर, इसका मतलब क्या आ गया? मॉड ऑफ डी आर इक्वल टू मॉड ऑफ डी एस आ गया, लेकिन डी एस तो लेंथ है तो आप यहाँ से मोड हटा सकते हो। तो ये कितना आ गया? मॉड ऑफ डी आर इक्वल टू डी एस, वेयर एस इज द लेंथ। ठीक है, अगेन अब फिर इसको दोबारा से स्टडी करते हैं। टी वेक्टर यूनिट वेक्टर किसके इक्वल आया था? डी आर बाई डी एस से। इसको हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लिया डी टी से, तो ये बन गया डी आर बाई डी टी अपॉन डी एस बाई डी टी। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम डी आर बाई डी टी की वैल्यू निकालें तो क्या आएगा? टी इंटू डी एस बाई डी टी, टेकिंग मोड बोथ साइड। जैसे ही मोड लिया ये हो गया 1, तो मॉड ऑफ डी आर बाई डी टी दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ डी एस बाई डी टी। तो डी आर बाई डी टी इक्वल टू
ये आ गया आपका mod ऑफ dr बाई डी टी इक्वल टू ds बाई डी टी। अब क्योंकि वही है s, क्योंकि लेंथ है, ठीक है, तो यहाँ से पॉजिटिव ही वैल्यू मिलेगी, आप यहाँ से मोड को हटा सकते हो। क्लियर? नाउ अगेन अगर इसको फिर आप, तो आपको यहाँ से क्या मिला, टी वेक्टर, तो ये मिल गया हमें टी वेक्टर, ये निकाला था dr बाई डी टी अपॉन ds बाई डी टी, ये वैल्यू यहाँ पर डाल दो, तो ये मिल गया dr बाई डी टी अपॉन मॉड ऑफ dr बाई डी टी। तो ये हमें यहाँ से रिलेशन मिले हैं, एक ये मिला है मॉड ऑफ dr इक्वल टू ds, एक ये मिला है t इक्वल टू dr बाई ds, एक ये है मॉड ऑफ dr बाई डी टी इक्वल टू ds बाई डी टी, और एक ये है t वेक्टर इक्वल टू dr बाई डी टी अपॉन मॉड ऑफ dr बाई डी टी। ठीक है, नाउ अब ये हमारा r होता है एक्स टी आई प्लस वाई टी जे प्लस जेड टी के, इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये क्या आ जाएगा डी एक्स बाई डी टी प्लस डी वाई बाई डी टी प्लस डी जेड बाई डी टी। इसका मोड लेते हैं तो क्या आएगा, स्केयर ऑफ डी एक्स बाई डी टी स्केयर ऑफ डी वाई बाई डी टी प्लस स्केयर ऑफ डी जेड बाई डी टी। ठीक है, नाउ व्हाट इज टी, ये क्या होता है, ये अभी हमने फॉर्मूला किया है, ये क्या होगा डी आर बाई डी टी अपॉन मॉड ऑफ डी आर बाई डी टी। डी आर बाई डी टी क्या है, ये डी एक्स बाई डी टी आई प्लस डी वाई बाई डी टी जे प्लस डी जेड बाई डी टी के, और डिनोमिनेटर में आ गई ये एक्सप्रेशन जो भी हमने निकाला है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। तो ये हमें मिला टी वेक्टर, जिसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज एक्स डॉट, दिस इज वाई डॉट, दिस इज जेड डॉट। ये मैंने पहले भी कहा है कि डेरिवेटिव अगर टी की रिस्पेक्ट में है तो डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर एस के रिस्पेक्ट में है तो हम डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? तो ये फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से हमने क्वेश्चंस को करेंगे। नेक्स्ट है आर्क लेंथ निकालना किसी कर्व की। तो आर्क लेंथ, ये अगर हमारे पास कर्व है तो इसकी हम आर्क लेंथ कैसे निकाल सकते हैं, हम इस कर्व के छोटे छोटे स्मॉल इसके पार्टीशंस हमने हिस्से कर लिए, और फिर क्या किया, उन छोटे छोटे हिस्सों में से जो आपकी स्मॉल पार्टीशन थी, स्मॉल आर्क लेंथ थी, उसको लिया और फिर उसका इंटीग्रेशन कर दिया स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक। तो आर्क लेंथ, टोटल आर्क लेंथ कितनी मिलेगी, इफ़ दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज पी, देन आर्क लेंथ फ्रॉम ए टू पी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, यानी कि सम ऑफ ऑल दी आर्क लेंथ एट द इनिशियल पॉइंट। ए पॉइंट पर क्या है, टी इक्वल टू टी ज़ीरो, और पी पॉइंट पर हमने ले लिया टी इक्वल टू टी। तो दिस इज द फॉर्मूला। नाउ दिस कैन बी रिटन एज डी एस बाई डी टी इंटू डी टी, और डी एस बाई डी टी की वैल्यू अभी हमने निकाली ही है मॉड ऑफ डी आर बाई डी टी। मॉड ऑफ डी आर बाई डी टी हमने अभी भी निकाला है, वो क्या है, मॉड ऑफ एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर रूट। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ से तो वैल्यू आ जाएगी, तो ये किसका फंक्शन आएगा, टी का। सो एस इज डिपेंडिंग अपॉन टी, यानी कि जो आर्क लेंथ है वो किसका फंक्शन है, टी का फंक्शन है। अब इसी तरह से हम टी को भी एस की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो हमारे पास एस किसका फंक्शन आया, टी का। तो अगर हमने ऐसे ही आर जो हमारा है टी को हम एस की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो आर इज द फंक्शन ऑफ टी, आर इज द फंक्शन ऑफ टी एंड टी इज द फंक्शन ऑफ एस। आर इज द फंक्शन ऑफ टी, टी इज द फंक्शन ऑफ एस। तो अगर हम इसको कंपोजिट वे में करें तो आर इज द फंक्शन ऑफ एस। तो अगर हमारे पास इक्वेशन इस फॉर्म में है, इसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए कर्व। क्लियर? तो ये बेसिक्स थे, स्टार्टिंग थी हमारी डिफरेंशियल ज्योमेट्री की। अब हम सबसे पहले इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। नाउ दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। हमें क्या निकालना है, हमें एक सर्कुलर हेलिक्स दिया हुआ है और हमें लेंथ निकालनी है वहाँ से एक कंप्लीट टर्न की सर्कुलर हेलिक्स के। टी की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है। नाउ दिस इज द गिवन इक्वेशन। सबसे पहले हमने आर डॉट निकाल लिया, यानी कि डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, डी आर बाई डी टी वी नो दैट रिप्रेजेंटेड बाई आर डॉट। मॉड ऑफ आर डॉट क्या हो जाएगा, एक्स डॉट स्क्वायर वाई डॉट स्क्वायर जेड डॉट स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी प्लस सी स्क्वायर। अब ये तो क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये बन गया मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब हमें जो टी की जो रेंज है वो क्या होगी,
रेंज अगर हम लिखें एक कंप्लीट टर्न के लिए, तो अगर हम टी नॉट से शुरू करते हैं तो कंप्लीट टर्न कितने एंगल पर होगा, 2 पाई पर होगा। यानी कि जो कंप्लीट टर्न होगी हेलिक्स की वो टी नॉट से टी नॉट प्लस 2 पाई पर होगी। सो लेंथ ऑफ वन कंप्लीट टर्न ऑफ द हेलिक्स इज टी नॉट टू 2 प्लस 2 पाई मॉड ऑफ आर डॉट डी टी। ये हमने वैल्यू निकाली भी है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सो दैट इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें इक्वेशन निकालनी है सर्कुलर हेलिक्स की। किस पैरामीटर की फॉर्म में, हमें टी की फॉर्म में दे रखी है, हमें इसको एस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। और लेंथ भी निकालनी है एक कंप्लीट टर्न की। तो एक तरह से वैसा ही क्वेश्चन है। ये हमारा आर है, सबसे पहले हम आर डॉट निकालेंगे और फिर निकालेंगे मॉड ऑफ आर डॉट। अब हमारे पास इक्वेशन निकालनी है एस की फॉर्म में, ठीक है। मान लीजिए सबसे पहले तो हम आर्क लेंथ निकालते हैं, तो हमने एस से रिप्रेजेंट कर दी टोटल आर्क लेंथ। तो क्या इसमें दिया क्या हुआ क्वेश्चन में, फॉर दी कंप्लीट वन कंप्लीट टर्न, ठीक है। तो अगर हम कोई जनरल पॉइंट के लिए लें तो पहले तो हमें रिलेशन निकालना है एस और टी की फॉर्म में। तो एस इक्वल टू 0 to t, एनी पॉइंट टी के लिए हमने आर्क लेंथ निकाल ली। ये फॉर्मूला आ गया, यहाँ पे आर डॉट की वैल्यू है तो ये आ गया सी टी। तो टी की वैल्यू आ गई इन द फॉर्म ऑफ एस। ये टी की वैल्यू हमने आर अपनी जो गिवन इक्वेशन थी उसमें पुट कर दी, तो ये हमें मिल गई इक्वेशन आर इन द फॉर्म ऑफ एस, ठीक है, जिसको हमने क्या कहा, नॉर्मल फॉर्म। अब अगर हमें कंप्लीट रेवोल्यूशन की चाहिए, कंप्लीट टर्न की चाहिए, तो हम इंडिकेट कर देंगे विद इन द लिमिट टी नॉट टू टी नॉट प्लस 2 पाई। तो दैट विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हमें नॉर्मल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। क्लियरली नॉर्मल फॉर्म का मतलब है हमें जो आर है उसको हमें किस में एक्सप्रेस करना है, इन द टर्म्स ऑफ एस, ठीक है। सो दिस इज अवर आर। अभी हमने क्वेश्चन किया है, हम आर डॉट निकालेंगे, मॉड ऑफ आर डॉट निकालेंगे, तो ये मॉड ऑफ आर डॉट की वैल्यू आ गई। तो हमने एस ले ली, आर्क लेंथ ले ली, फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू एनी पॉइंट टी ऑन दी कर्व, ठीक है। तो 0 to t मॉड ऑफ आर डॉट डी टी। तो इसको सॉल्व किया, फिर रिलेशन आ गया टी की फॉर्म में, यहाँ से टी की वैल्यू निकाल ली और ये टी की वैल्यू हमने गिवन इक्वेशन में डाल दी। सो दैट इज़ द आंसर। नेक्स्ट है आर्क लेंथ निकालनी ऑफ ए फंक्शन ऑफ थीटा का फंक्शन है ये, ठीक है, एक्स वाई एंड जेड। अब तो गिवन इक्वेशन ये एक्स वाई जेड है, थीटा का फंक्शन हो गया, यानी कि हम किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, थीटा के रिस्पेक्ट में। डी एक्स बाई थीटा, डी वाई बाई डी थीटा, डी जेड बाई डी थीटा, ये मिल गया। सो मॉड ऑफ आर डॉट क्या हो गया, स्क्वायर ऑफ डी एक्स बाई डी थीटा, स्क्वायर ऑफ डी वाई बाई डी थीटा प्लस स्क्वायर ऑफ डी जेड बाई डी थीटा मॉड ऑफ दिस। क्लियर, ये सारी वैल्यूज हमने डाल दी, इसको सॉल्व किया, तो सॉल्व करके हमें ये क्या मिला, ये मिला आर डॉट मिला 2 टाइम ए प्लस बी साइन ऑफ ए बाई 2b थीटा, वेयर एस इज द आर्क लेंथ। तो इसको अब हमें, क्योंकि इसमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में आर्क लेंथ निकालनी है, तो इंटीग्रेट विद इन द लिमिट थीटा टू 0 टू एनी पॉइंट, जहाँ पर भी टू एनी थीटा, तो 0 to थीटा मॉड ऑफ आर डॉट डी थीटा, ये वैल्यू डाल दी और इसको हमने सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें लेंथ निकालनी है इस कर्व की गिवन बाय इंटरसेक्शन ऑफ दी सरफेसेस। ये दो सरफेसेस हमें दे रखे हैं। अब इसमें जो पैरामीट्रिक इक्वेशन होती है वो क्या बनेगी, x इक्वल टू कॉस हाइपरबॉलिक z। इफ़ वी पुट z इक्वल टू t, तो इफ z इक्वल टू t तो क्या इक्वेशन बनेगी, ये बनेगी कॉस हाइपरबॉलिक स्क्वायर t माइनस साइन हाइपरबॉलिक स्क्वायर t इक्वल टू हाइपरबॉलिक साइन कोस t स्क्वायर के साथ दिस इज इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू हाइपरबॉलिक कॉस t या कोसाइन t, y इक्वल टू साइन t इक्वल टू जेड टी। दिस इज द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ दीज टू सरफेसेस, ठीक है। तो ये बन गया आर एक्स टी प्लस वाई टी प्लस जेड टी। ये हमने यहाँ पर निकाल लिया आर डॉट और यहाँ निकाल लिया मॉड ऑफ आर डॉट। नाउ लेंथ ऑफ द कर्व फ्रॉम बिटवीन टू टाइम t1 टू t2, ये लिख लिया सिंपल। नाउ अब z क्या है, t का स्टार्टिंग पॉइंट व्हेन यहाँ z इक्वल टू t, तो ये हमें क्या दे रखा है, यहाँ पर कहाँ से स्टार्ट है पॉइंट 0 से, तो व्हेन
हम इनिशियल पॉइंट से किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट, किसी भी बीच में किसी भी पॉइंट से लेंगे तो हम इंटीग्रेट करेंगे बिटवीन द लिमिट्स 0 to t। इसको हमने सॉल्व कर लिया, दैट इज़ द आंसर। अब इसमें हमने क्या निकालना है, इस क्वेश्चन में यूनिट टेंजेंट वेक्टर निकालना है, टी निकालना है। तो टी ये आर दिया हुआ है, यहाँ से हम आर डॉट निकालेंगे, मॉड ऑफ आर डॉट निकालेंगे। नाउ यूनिट टेंजेंट वेक्टर क्या था, यूनिट टेंजेंट वेक्टर था dr बाई ds, और हमारे पास फंक्शन किसके फॉर्म में है, टी के फॉर्म में। तो हम जो हमारे पास रिलेशन आया था टी की फॉर्म में उसको हम स्टडी करेंगे, dr बाई dt अपॉन मॉड ऑफ ds बाई dt, dr बाई dt अपॉन मॉड ऑफ ds बाई dt की वैल्यू क्या थी, मॉड ऑफ dr बाई dt। सो टी वेक्टर क्या हो गया, dr बाई dt अपॉन मॉड ऑफ dr बाई dt, ये हमने निकाला हुआ है। ये वैल्यू हमने यहाँ पर डाल दी तो हमें क्या मिला, यूनिट टेंजेंट वेक्टर मिला, ये सॉल्व करके माइनस साइन स्क्वायर टी आई प्लस कॉस स्क्वायर टी जे प्लस √2 साइन टी कॉस टी के। क्लियर, दिस इज ऑल अबाउट जो बेसिक्स थे हमने वो स्टडी किया है। इक्वेशंस हमें निकाली हैं कि कैसे हम लाइन की इक्वेशन निकालते हैं, प्लेन में किस तरह से प्लेन की इक्वेशन निकालते हैं। नेक्स्ट जो हम आगे हम जो करने जा रहे हैं वो हम पढ़ेंगे इक्वेशन निकालना टेंजेंट लाइन की और नॉर्मल टेंजेंट लाइन की और नॉर्मल निकालना, प्लेन्स की इक्वेशन और स्प्लिटिंग प्लेन, ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे।